नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने समास में अव्ययी भाव को पढ़ा और अव्ययी भाव के अंदर हमने ये जाना कि जहां पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में कुछ अव्यय हमें ध्यान रखने हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। उपि, अनु, प्रति, निरि, अधि और यथा, इन अवयवों को ध्यान रखना है। यदि ये किसी भी पद के पहले जुड़े हुए हो तो वहाँ आपको एक बात पक्की समझ जानी है कि कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। आज की क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूँ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की हम बात करें तो कर्मधारय समास से एक नंबर का प्रश्न आता है, एक उदाहरण होता है, उसका आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना होता है, या फिर विग्रह आ जाता है तो पद बना करके समास का नाम लिखना होता है। तो कर्मधारय की हम बात करें तो कर्मधारय समास जो होता है वो विशेष्य, विशेषण एवं उपमा एवं उपमेयवाची जो पद हैं उनमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। यानी जहाँ पर विशेष्य, विशेषण हो या फिर उपमा एवं उपमेयवाची पद हो, उन पदों के अंदर कर्मधारय समास होता है। जैसे मैं कहूँ सुंदर बालक, तो उस बालक की विशेषता यहाँ क्या है कि वो क्या है, सुंदर है। तो ऐसे पद जहाँ पर या तो किसी की विशेषता या फिर किसी की उपमा की जाए तो वहाँ पर ही उस पद में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। जैसे मैं कहूँ चंद्रमा के समान मुख वाला, तो उसका मुख कैसा है, चंद्रमा की, उपमा दे दी ना, किससे, चंद्रमा से। तो जहाँ पर विशेष्य, विशेषण, उपमा एवं उपमेयवाची की बात हो वहाँ कौन सा समास होगा, कर्मधारय। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में क्या हो, समान विभक्तियां हो, यानी किसी पद के विग्रह में क्या हो, दोनों विभक्तियां क्या हो, समान हो। तो ऐसा जो पद है तत्पुरुष समास का, उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। तो कर्मधारय समास के बारे में हम कुछ चीजें लिखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, विशेष्य एवं विशेषण तथा उपमा एवं उपमेयवाची पदों में कर्मधारय समास होता है। यानी जहाँ पर विशेष्य, विशेषण हो, उपमा एवं उपमेयवाची पद हो, वहाँ कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। क्लियर है। उसके बाद में इसी में हम आगे लिखेंगे, जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्तियां हो तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुषी समास भी कहते हैं। यानी तत्पुरुष समास के वे दोनों पद जहां पर क्या हो, दोनों विभक्तियां हो समान। जैसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो दोनों पदों में क्या हो, प्रथमा हो, तो वह समास कौन सा कहलाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कौन सा समास कहा जाता है, कर्मधारय समास। क्लियर है। आगे लिखेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुषी समास को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। यानी जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसी को कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय समास। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी के अंदर दोनों विभक्तियां क्या होगी, विग्रह पदों में समान। यानी दोनों पदों में यदि यहाँ प्रथमा है उत्तर पद में तो पूर्व पद में भी क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। क्लियर है। आगे लिखेंगे,
कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में प्रायः पूर्वपदी विशेषण तथा उत्तरपदी विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास के अंदर जो कर्मधारय समास है, उस कर्मधारय समास के अंदर जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? विशेषण। और जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा? विशेष्य। अब विशेष्य विशेषण की मैं बात करूं तो विशेषण तो क्या होता है? जो संज्ञा शब्दों की क्या बताएं? विशेषता बताएं। और विशेष्य कौन हुआ? जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो तो क्या कहलाएगा? विशेष्य। जैसे मैं कहूं सुंदरी बालक, ठीक है, तो विग्रह जब हम इसका करेंगे तो विग्रह हो जाएगा सुंदर है बालक है। अब बालक की क्या है? विशेषता बता रहे हैं, कैसा है कि वो सुंदर है, तो विशेषण तो क्या हुआ यहाँ? सुंदर। और विशेष्य कौन हुआ? बालक। तो जहां पर ही पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो, वहां पर भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले में उदाहरण हम देखते हैं। अभी कर्मधारय समास को आपने देखा, जहां विशेष्य विशेषण उपमा एवं उपमेय वाची पदों का प्रयोग हो वहां कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पदों में, दोनों पदों में क्या होगी? समान विभक्तियां होगी, और जैसे ही समान विभक्तियां होगी तो इसीलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा गया। कर्मधारय समास का जो पूर्व पद होगा उसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, उदाहरणों से अब इस चीज को हम समझेंगे। जैसे महाराजा, ठीक है, महाराजा का हम विग्रह करेंगे तो महान राजा। अब देखिए दोनों पदों में क्या है? विभक्ति प्रथमा है, महान और राजा, दोनों पदों में समान विभक्ति है। यहाँ कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। क्यों हुआ? क्योंकि राजा की विशेषता बता रहे हैं कि राजा कैसा है? महान है। तो पहला पद ये क्या है? विशेषण, और ये क्या है? विशेष्य। तो कौन सा समास? कर्मधारय। दूसरा विग्रह हम कर सकते हैं, महान चासहु राजा। राजा कैसा है? महान है। अगला उदाहरण देखो, महाजन है, बनाओ विग्रह, महान चासहु जन है। या फिर ऐसे भी बना सकते हो विग्रह, महान जन है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, महावीर है। विग्रह क्या हो जाएगा? महान वीर है। विशेषता बता रहे हैं ना, वीर कैसा है? महान है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, कुराजा। कु यानी बुरा, राजा, बुरा राजा। तो राजा की विशेषता हो गई यहाँ कैसा है कि वो बुरा है। तो कु के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बुरा के लिए, कुत्सित है राजा, बुरा राजा। ठीक है, राजा कैसा है? बुरा राजा। सुराजा, राजा बुरा है तो अच्छा भी होगा, तो अच्छा है के लिए सुंदर है राजा, सुंदर है राजा। सुपुरुष है, विग्रह क्या हो जाएगा? सुंदर है पुरुष है, सुंदर पुरुष है। कुपुरुष है, कुपुरुष का विग्रह क्या होगा? कुत्सित है। बहुत अच्छा उदाहरण है, कुत्सित है पुरुष है। पुरुष की विशेषता है कि वो कैसा है? बुरा है। तो जहां पर विशेष्य विशेषण उपमा एवं उपमेय वाची पदों का प्रयोग हो वहां कौन सा समास बताना? आपको कर्मधारय समास बताना है। क्लियर है? आगे उदाहरण देखें, कृष्ण सर्प है। विग्रह क्या हो जाएगा? कृष्ण है सर्प है, काला सांप। सांप की विशेषता है कि वो कैसा है? काला है। दोनों पदों में समान विभक्ति है। आगे उदाहरण देखो,
सुंदरी बालक है। तो विग्रह क्या हो जाएगा? सुंदर है, बालक है। बालक की विशेषता है कि वो कैसा है? सुंदर है। आगे उदाहरण देखो, नीलोति पल्लम। विग्रह क्या हो जाएगा? नीलम च तति उत्पलम। नीलम च तति उत्पलम, या नीलम उत्पलम भी कह सकते हो। पीतांबरम, अंबर की विशेषता है, कैसे है वो? पीले, पीले बादल। तो पीतम अंबरम, या फिर विग्रह आप ऐसे भी कर सकते हो, पीतम च तति अंबरम। पीतम अंबरम या फिर पीतम च ततंबरम। ठीक है, आगे देखें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर विशेष विशेषण हो या उपमा एवं उपमेय हो, वहाँ कौन सा समास करोगे? कर्मधारय। घन श्याम है, श्याम किसके समान? घन, बादलों के समान। तो घन इवी श्याम है, घन इवी श्याम है। श्याम किसके समान है? बादलों के समान। ठीक है, उसके बाद में देखो, लंबोदरम, लंबोदरम। विग्रह क्या होगा? लंबम उदरम, लंबम उदरम, यानी लंबा पेट। पेट की विशेषता हो गई कि वो कैसा है? लंबा है। कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं कि लंबोदरम गणेश जी के लिए भी आता है, अन्य पद में बहुब्री होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ आपको एग्जाम में, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ। वहाँ आपका पद क्या होगा? लंबोदर है, पुल्लिंग में होगा, लंबोदर है। ठीक है ना, लंबा है जिसका पेट। तो यहाँ विग्रह हो जाएगा लंबम उदरम यस्य सह। लंबा है जिसका पेट। कौन? भगवान श्री गणेश। तो वहां यहां तो कौन सा समास होगा? बहुब्री। ठीक है, और यदि लंबोदरम पद आ रहा है तो वहां पेट की विशेषता प्रकट की जा रही है कि वो पेट कैसा है? लंबा है। तो जहां पर ही लंबोदरम हो, ध्यान ये रखने वाली बात है, कौन सा समास? कौन सा बताओगे? कर्मधारी। और लंबोदर है हो तो कौन सा? बहुब्री समास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। और लिखता हूं कुछ उदाहरण। आगे देखो, चंद्र मनोहर है। चंद्रमा के समान क्या है? मनोहर है। तो चंद्र इवी मनोहर है। चंद्रमा के समान कैसा है? मनोहर है। चंद्री मुखम। विग्रह क्या हो जाएगा? चंद्री इवी मुखम, चंद्रमा के जैसे मुख वाला। मुखी कमलम, मुखम कमलम। विग्रह क्या हो गया? मुखम कमलम। मीन नैनम, मीन नैनम यानी मछली जैसी आंखों वाला या आंखों वाली। विग्रह क्या हो जाएगा? मीन इवी नैनम, मीन इवी नैनम, मछली जैसी आंखों वाली। विशेषता होगी ना कि उसकी आंखें कैसी है? मछली की जैसी है। ठीक है, उसके बाद में आपको और भी अन्य उदाहरण जो है वो पीडीएफ के अंदर मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, तो वहां से भी आपको लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में अगला समास है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। देखिए, द्वंद्व समास के लिए एक ही सूत्र पढ़ेंगे हम। चार थे द्वंद्व है। चार थे द्वंद्व ये कहता है कि च अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है।
च अर्थ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। यानी जहां पर ही दोनों पदी क्या हो? प्रधान हो। परिभाषा हम लिख सकते हैं उभय पदम प्रधानम अस्ति सह द्वंद्व समास है। यानी जहां पर ही दोनों पदों की सार्थकता हो, ऐसा नहीं कि जहां पर एक पद को ही प्रधान मान करके कार्य किया गया हो। जहां दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। और विग्रह को किससे दर्शाएंगे? जैसे, यानी च यानी होता है और। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देखूं यहां, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। और द्वंद्व समास के अंदर दोनों पदों में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रथमा एक वचन का यहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे उसको दर्शाएंगे। यदि विसर्ग प्राप्त हो रही है तो विसर्ग से जो सत्व संधि का कार्य होगा वो भी हम यहाँ करेंगे। तो देखो एक बार समझो, राम है च लक्ष्मण है च। एक विग्रह तो ये कर सकते हैं। अब देखो सत्व विसर्ग संधि यहाँ प्राप्त है। च छ हो तो कौन सा स हो जाएगा? इचु ऐसा नाम तालु, तालवे स होगा ना। तो दूसरा विग्रह क्या हो जाएगा अपना? रामश्च लक्ष्मणश्च च। ठीक है। कार्य आपको ऐसे करना है, रामश्च लक्ष्मणश्च। अगला उदाहरण देखो, शिव केशव। विग्रह क्या हो जाएगा? शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च। हरि हरौ। विग्रह क्या होगा? हरिश्च हरश्च, हरि हरौ हरिश्च हरश्च। पाणी पादम आया हुआ उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च। ठीक है। अगला उदाहरण देखो, पत्री पुष्पे, पत्री पुष्पे। अब पत्र और पुष्प दोनों नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग की प्रथमा में आप क्या करोगे? विग्रह करोगे पत्रम च पुष्पम च, पत्रम च पुष्पम च। विग्रह करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि शब्द रूप किसके अनुसार बनेगा। यदि पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग के अनुसार विग्रह करोगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग का भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे राधा कृष्ण। अब ये राधा तो स्त्रीलिंग आ गई और कृष्ण क्या आ गया? पुल्लिंग आ गया। तो विग्रह करो राधा च। राधा आकारांत स्त्रीलिंग है, ना तो यहाँ विसर्ग आएंगे ना से आएगा, तो विग्रह क्या हुआ? राधा च। अब कृष्ण पुल्लिंग है तो क्या करेंगे? कृष्ण है च, या फिर कृष्ण से च, राधा च कृष्ण च। अगला उदाहरण देखो, पुत्री कन्या, पुत्री कन्या। विग्रह क्या हो जाएगा? पुत्रश्च, पुत्र पुल्लिंग हो गया ना, और कन्या स्त्रीलिंग है, आकारांत है, तो कन्या च, पुत्रश्च कन्या च, पुत्र और कन्या। तो द्वंद्व समास यही कहता है कि जहां उभय पद यानी दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च। शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च। हरि हरौ, हरिश्च हरश्च। पाणि पादम, पाणि च पादौ च। पत्र पुष्पम, पत्र पुष्पे, पत्रम च पुष्पम च। राधा कृष्णौ, राधा च कृष्ण च। पुत्र कन्या, पुत्रश्च कन्या च। ठीक है ना। पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती च परमेश्वर च। अन्य जो उदाहरण है वो आपको पीडीएफ के अंदर मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो वहां से भी उन उदाहरणों को आप समझे। यदि किसी उदाहरण में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस उदाहरण को लिखे, वहां आपको उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। और यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप भी जब ग्रुप की सेटिंग ओपन की जाती है तो उस समय भी आप ग्रुप में लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें। आगे देखो, ग्रीष्म है वसंतौ। विग्रह करो
ग्रीष्मश्च वसंतश्च, ग्रीष्म और वसंत ऋतु। धर्मार्थौ, तो विग्रह क्या हो जाएगा? धर्मश्च और अर्थश्च, धर्म और अर्थ, धर्मश्च अर्थश्च। ठीक है, तो जहां पर ही दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास करेंगे। ठीक है, अहोरात्रम, अहोरात्रम का विग्रह क्या होगा? अहश्च रात्रि च, रात्रि इकारांत स्त्रीलिंग है, मति शब्द की तरह रूप बनेंगे, विसर्ग आती है वहां मति एक वचन में, तो यहाँ विसर्ग हम लगाएंगे। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, माता पितरौ, बहुत अच्छा उदाहरण है। विग्रह क्या होगा? माता च पिता च, माता च पिता च। आकारांत है ना दोनों, तो आकारांत में वहाँ प्रथमा में जब आप रूप याद करोगे मातृ शब्द और पितृ शब्द में, तो मातृ शब्द में माता बनता है और पितृ शब्द में क्या बनता है? पिता बनता है। इसी का दूसरा भी आ सकता है, पितरौ भी आ सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का विग्रह एक ही होता है, माता च पिता च। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समास आपके समझ में आए होंगे। समास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप और भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी आपको उदाहरण यदि उससे ज़्यादा की आवश्यकता हो तो और भी उदाहरण आपको PDF के अंदर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप उन उदाहरणों को लिखें। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका प्रत्युत्तर आपको अगली जो क्लास होगी उसके अंदर दे दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।